हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछला अध्याय पढ़ रखा है। ठीक है, जीवों में जनन हमने पढ़ रखा है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12। ठीक है, अध्याय दूसरा, जो कि है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन तो आप पढ़ चुके हैं। पुष्पी पादप आप भले ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो, लेकिन आपको इतना पता होगा, पुष्पी पादप का मतलब वे पादप जिनमें पुष्प पाया जाता है। समझ में आ गया? तो भाई किन पौधों में पुष्प पाया जाता है, तो एक नजर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। अगर नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बताया था, हो सकता है 11 के वीडियो में था वो चीज। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पादप जगत का वर्गीकरण, समझ लेते हैं कि किन पौधों में, समझ रहे हैं आप, किन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं। क्योंकि भाई सब में तो पुष्प होते नहीं है। आपने भी देखा होगा कि सब में कहाँ पुष्प होते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होते हैं। ठीक है, वो कौन से पौधे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चलिए उसे देख लेते हैं हम लोग पहले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि पादपों का वर्गीकरण जो इस प्रकार का है, किसने दिया था? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो पौधे हैं, जो उन्हें लगा कि दो प्रकार से हैं। ठीक है, उन्हें उनके अनुसार दो प्रकार से हैं। कौन कौन से? एक जो बीज बनता है जिसमें, ठीक है, और एक जो बीज रहित है, मतलब एक बीज युक्त और एक बीज रहित। तो उन्होंने जितने भी पाए जाते हैं वृक्ष या फिर पेड़ पौधे या पादप, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक था क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। समझ में आया ना? पुष्पी पादपों को कितने भागों में विभाजित किया? दो। सॉरी, हम पुष्पी पादप बार बार बोल दे रहे हैं। पादपों को यहां पर से हमें काटना चाहिए इसे। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित कर दिया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में। उसके बाद उन्होंने जो क्रिप्टोगैम्स था उनको तीन भागों में विभाजित किया, जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसके बाद फेनेरोगैम्स को, मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें बीज बनता है, ठीक है, उनको, जैसे कौन कौन से बीज बनता है, आप बताइए कमेंट करके, कौन कौन से ऐसे पौधे जिनमें बीज बनता है। ठीक है, जरूर बताइएगा। उसके बाद जैसे जैसे मान लीजिए आम, अमरूद है कि नहीं, इनमें सब में बीज बनता है। तो इन्होंने ऐसे पौधों को जिनमें बीज बनता है दो भागों में फिर से विभाजित किया, एक अनावृत बीजी और दूसरा आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होता है वो किसी आवरण से नहीं बंद होता है। अना का मतलब जिस पर आवरण ना हो, वृत्त का मतलब आवरण से है। ठीक है, तो अनावृत का मतलब ऐसे बीज जिन पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे आपने उदाहरण के लिए आम देखा है, आम का जो बीज होता है गुठली के अंदर होता है नहीं, तो मतलब गुठली तो एक आवरण हो गई, इसका मतलब वो क्या है? आवृत बीजी है। आम क्या है? आवृत बीजी है। समझ में आया? जिसमें बीज ही सीधा लगा हो पौधे पर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। आपको अनावृत बीजी समझ में आया? उसके बाद आवृत बीजी देख लेते हैं। आवृत बीजी का मतलब, बीजी का मतलब बीज, आवृत का मतलब आवरण, मतलब ऐसे बीज जिन पर आवरण लगा होता है उनको आवृत बीजी बोलते हैं। या फिर ऐसे पौधे जिन पर आवरण लगा होता है उन्हें आवृत बीजी बोलते हैं। समझ में आया ना? तो ये तो हो गया पादपों का वर्गीकरण। इसका मतलब, और यहाँ पर देखिए पुष्प किसी में भी नहीं बन रहे, ध्यान दीजिएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, इन तीनों में पुष्प नहीं बनते हैं। पुष्प सिर्फ और सिर्फ केवल आपके अनावृत बीजी पौधों में बनते हैं। मतलब कि जैसे आम, अमरूद है ना, इन सब पौधों में पुष्प का निर्माण होता है। तो हम इस लेसन में इन्हीं पौधों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आवृत बीजी पौधों का अध्ययन करेंगे, या फिर यह देखेंगे कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग,
ये हमारी हेडिंग एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दिया गया है पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग, मतलब जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे आकर्षक अंग आपको क्या लगता है? आपको अगर हम अभी दे दें गुलाब का फूल तो आपको उसमें क्या पसंद आएगा? जाहिर सी बात आप गुलाब का फूल पसंद करेंगे, ना कि उसकी पत्तियां, है कि नहीं? तो इसलिए इसको यहाँ पर आकर्षक लिखा गया है, ठीक है। तो और पुष्प का देखिए महत्व क्या है, देखिए हम लोगों के दैनिक जीवन में भी महत्व है कि नहीं? हम लोग उसका यूज करते हैं पुष्प का। अगर देखा जाए तो जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनका यूज किया जाता है। ये तो हमारे महत्व की बात हो गई। कुछ और सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियां भी इनको पहनती हैं, है ना, फूल माला बना करके, ऐसे करके किया जाता है कि नहीं? तो ये तो हो गया इनका महत्व, ये हमारे लिए महत्व है। और पौधों के लिए सबसे महत्व की बात यह है कि जैसे कि हम लोगों में, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए कुछ अंग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से पादपों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है? पुष्प में। ये पुष्प की एक संरचना हमने यहाँ पर बना रखी है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें से अभी हम आपको एक एक अंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहते हैं। तथा पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जरूरी चीज है, इसलिए हमने लिख के बताई है, ठीक है। तो पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वही पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। आया समझ में? उसके बाद पुष्प का निर्माण कैसे होता है? देखिए ये चीज आपने पुष्प की संरचना पढ़ी होगी आज तक, है कि नहीं? हमने किताबों में भी देखा, उसमें केवल पुष्प की संरचना दी होती है, लेकिन पुष्प का निर्माण कैसे होता है, पुष्प बनता किससे है, कैसे बनता है, ये चीज नहीं बताया गया कहीं पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्ररोह क्या है? तो देखिए एक पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये जमीन है। देखिए ये एक हिस्सा जो जमीन से बाहर होता है, इसी को प्ररोह बोलते हैं, या फिर आप तना भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इस हिस्से को जो जमीन से बाहर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्ररोह बोलते हैं। और इस हिस्से को मूल बोला जाता है, जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो पुष्प होता है रूपांतरित प्ररोह है, मतलब कि प्ररोह जब बदलता है तो वही पुष्प बन जाता है। समझ में आया ना? निर्माण कैसे होता है? देखिए ये मान लीजिए तना है, ठीक है, कोई तना है, जैसे हमने एक पुष्प तोड़ा था, आपको एक मिनट दिखा देते हैं। ये देखिए हमने एक कनेर का पुष्प तोड़ा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए ये तो तने का हिस्सा, तने से देखो क्या निकलती हैं? शाखाएं। भाई यहाँ से क्या होंगी? शाखाएं निकलेंगी। शाखाओं से क्या निकलती हैं? पत्तियां। ये देखिए यहाँ से पत्तियां निकल रही हैं, है कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शाखाओं से क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। इन्हीं पत्तियों से देखिए सहपत्र निकलते हैं, ठीक है। सहपत्र का मतलब ऐसी पत्तियां होती हैं जो सहयोग करती हैं, ठीक है, पुष्प के लिए। ये सहपत्र, और सहपत्र के बगल से ये देखिए यहां से, एक मिनट दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सहपत्र हैं, ठीक है, जो छोटी होती हैं। और सहपत्र से पुष्प का निर्माण होता है। सहपत्र से मतलब सहपत्र से पहले पुष्पासन बनता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए एक बार फिर से, प्ररोह, प्ररोह से शाखा बनती है, शाखा से सहपत्र का निर्माण होता है, मतलब सहायक पत्तियों का निर्माण होता है, सहायक पत्तियों से पुष्पासन का निर्माण होता है। पुष्पासन मतलब क्या होता है? पुष्पधन आसन, मतलब पुष्प जहां पर बनता है, जहां पर बैठता है, उसी को क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। और इस तरीके से पुष्पासन पर फिर पुष्प का निर्माण होता है। तो समझ में आया आपको कहां पर होता है, किसका रूपांतरित रूप होता है? प्ररोह का, ठीक है।
ये तो हो गई पुष्प की बात कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है, वहां पर केवल संरचना बताई गई। चलिए अब इसके बाद हम लोग संरचना देखते हैं। ठीक है, देखिए संरचना में हमने यहाँ पर एक पुष्प बना रखा है, उसके हम लोग एक एक अंग को देखेंगे। ठीक है, और क्या कार्य होते हैं एक एक देख लेंगे, जिससे आपको समझने में याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सरसों का पुष्प बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और आप लोग भी अगर आपके आसपास कहीं पर सरसों का पुष्प मिले तो एक बार उसको तोड़ के ले आइएगा वीडियो पोस्ट करके। तो मैं जैसे जैसे इसमें बताता जाऊंगा आपको आसानी से वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना या फिर पुष्प की संरचना का अध्ययन करना। क्योंकि देख लीजिए इस अध्याय में सबसे ज्यादा जरूरी पुष्प की संरचना है। अगर आपको पुष्प की संरचना नहीं आएगी तो आप आगे आने वाले टॉपिक्स नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जरूरी है आप लोग पुष्प को समझिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये पुष्पासन, ये तो आपको पता है कि ये शाखा से लगा होता है, टहनी से लगा होता है। ठीक है, पुष्पासन के ऊपर जो एक फूला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप एक पुष्प ले लीजिए, है ना, सरसों का, उसमें देखते जाइए। अब उसके बाद इसके ऊपर देख लीजिएगा एक हरी हरी पंखुड़ी होती हैं, 4 लगभग होती हैं, सरसों में 4 के लगभग होती हैं। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी पंखुड़ियां होती जो हरी होती, मतलब पीली नहीं होती, एक हरी भी होती, हरी पीली मिक्स होता है। उनको क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज या फिर दलपुंज कहा जाता है। समझ में आया? तो ये तो हो गया कि बाह्य दलपुंज। उसके बाद आप सरसों में जो पीले रंग का देखते हैं ना, 4 होते हैं, चारों तरफ 4 होते हैं पंखुड़ियां। ठीक है, उन पंखुड़ी को दल बोलते हैं या दलपुंज बोला जाता है। समझ में आए? आप मिलाते रहिए। माफ कीजिएगा। तो दलपुंज समझ में आ गया ना, जो पीले हिस्सा है वो क्या कहलाता है, पीली जो पंखुड़ी होती है किसी भी पौधे में, जैसे गुड़हल में लाल होती है कि नहीं, सरसों में पीली होती है। आप अलग अलग पुष्पों में इसको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, पंखुड़ियों का रंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये दल हो गए। ठीक है, उसके बाद आप उसके बीचों बीच में देखेंगे एक संरचना इस तरीके से दिखाई देती है, जो बीच में सीधी खड़ी होती है, एक होती है। ठीक है, तो इस संरचना को ये स्त्री केसर कहलाता है, ये भाग पूरा स्त्री केसर कहलाता है। समझ में आया? तो इसमें भी देखिए 3 भाग हैं प्रमुख रूप से, हमने स्त्री केसर के भागों को यहां पर लिख रखा है। ठीक है, तो स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं, पहला है वर्तिका, ये जो ऊपर फूला हुआ हिस्सा होता है यही क्या कहलाता है, वर्तिका। वर्तिका और अंडाशय के बीच में एक देखिए ये छड़ पाई जाती है, डंडी जैसी संरचना है ना, यहां से यहां तक ये देख रहे हैं, तो ये वर्तिका कहलाता है। तो वर्तिका, ऊपर जो फूला हुआ हिस्सा, उसके नीचे का हिस्सा, सॉरी ये वर्तिकाग्र, और उसके नीचे का हिस्सा वर्तिका। वर्तिका समझ में आ गया? उसके बाद एक नीचे देखिएगा, सब अगर फूल हटा दीजिएगा ना, सब कुछ हटा दीजिए इसमें से, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फूली हुई संरचना दिखती है, इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर बीज का निर्माण होता है। समझ में आया? अब हम लोग देख लेते हैं परागकोश। देखिए ये परागकोश, आप अगर एक काम कीजिए, उसमें के हर एक पार्ट को आप एक उसमें अलग अलग कर सकते हैं, एक में सेम वैसे ही रहने दीजिए। तो आपको जो सरसों का पुष्प होता है उसमें 4 हमने 4 बनाए हैं, टोटल 6 होते हैं पुंकेसर, इनको पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीली देखे, माचिस की तीली जैसी संरचनाएं होती हैं, सरसों का जो पेड़ होता है, पुष्प होता है, उसमें ये जो संरचनाएं होती हैं 4 बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं, मतलब टोटल मिला के 6 होती है। ध्यान से देखिएगा, तो जो बड़ी होती हैं उनके जो ऊपर का हिस्सा है, ये इसको परागकोश बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है, ये छड़ जैसी संरचना जो होती है या तंतु जो होता है, इसको पुंतत्व बोलते हैं। आगे समझ में ना? अब हम लोग एक एक बार देख लेते हैं कौन से अंग का क्या काम होता है। यहाँ पर देखिए ये पुष्पासन तो
और पुष्पवृंत ये पुष्प को सहारा देने के लिए होते हैं। ये जो बाह्यदल होते हैं, जो पंखुड़ी होती है, उनको सहारा देती हैं। ठीक है। अंडाशय का कार्य क्या होता है? बीज का निर्माण करना। ठीक है, निषेचन यहीं पर होता है। उसके बाद ये जो वर्तिका होती है, देखिए यहाँ से जो इसमें परागकण बनते हैं। ठीक है, ये परागकण उड़ के या किसी माध्यम से यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ के बाद परागकण यहाँ जब पहुंचते हैं तब निषेचन होता है। समझ में आया? तो इसमें आपको निषेचन अभी चाहे ना समझिए, लेकिन आपको इतना समझना जरूरी है कि ये पुष्प है और पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे का मतलब कि पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बीजाणुधानी पढ़ेंगे और एक से एक के बात करेंगे, क्योंकि लेसन काफी बड़ा है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन इसमें हमने क्या किया कि हर एक इसमें जो लेसन है उसमें कई पार्ट में लेसन को डिवाइड कर दिया है ना। तो हर एक पार्ट का वीडियो आप लोगों के पास आएगा, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो भी समझ में आए। समझ में आया? तो ये रही पुष्प की संरचना, जो कि इस वीडियो में केवल यही हमें बताना था। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और पुंकेसर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये वर्तिका और अंडाशय मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं और ये दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। मतलब ये नर भाग होता है और ये मादा भाग होती है। समझ में आया? ये नर जननांग होते हैं, तो ये मादा जननांग होते हैं। एक ही पुष्प में दोनों पाए जाते हैं, इसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।